ये वो गलियारा है, इसी गलियारे से होकर के लोग गुहार लगाने जाते हैं रायबरेली पुलिस एसपी ऑफिस। न्याय के बाद कोई भी प्रकरण हो, उस पे खुलासा एसपी रायबरेली या जो आला कमान बैठे होते हैं जिले के, जिनके हाथों में एक ऐसा पावर होता है जो चाहे उस पावर से सही या गलत उस पे मोहर लगती है। यही वो टेबल है जो डिसाइड करती है न्याय। ये कुर्सी बड़ी मेहनत से मिलती है और उस पे बैठने का दर्द वही जानता है जो इस कुर्सी पर बैठता है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी जो है साइबर थानों के लिए फंड भी जारी किया है और बड़े पैमाने पे कई जिलों में हुआ है। रायबरेली जिले को भी एक साइबर थाना बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। अच्छा खासा इसमें बजट भी अलॉट हुआ है। पीड़ित लोगों के लिए कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर है और उनका क्या क्या यूज? यूपी पुलिस के विभिन्न नंबर है। सबसे पहले तो 112 यहाँ पे हुआ करता था। 1090 नंबर वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। 1098 भी एक नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। महिला सुरक्षा को लेकर थानेदारों को क्या निर्देश दिए गए आपके द्वारा? तत्काल उसमें घटनास्थल विजिट करना है, महिला से बात करनी है, महिला कर्मी के द्वारा उसकी समस्या को जानना है, FIR दर्ज करके। जीरो टॉलरेंस क्या है सर? किसी भी तरीके की गलत चीज़ को बर्दाश्त ना करना कि जीरो टॉलरेंस है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं, उन पर टीम कैसे काम करती है? कैसे एग्जैक्टली पता चलता है कि ये वीडियो फैक्ट है और ये वीडियो नहीं फैक्ट है? बहुत ही अच्छे तरीके से मीडिया सेल हम लोग का काम करता है। कोई भी छोटी मोटी कोई वीडियो जनपद से संबंधित कोई वायरल की जाती है, वो सच्ची है कि झूठी, तत्काल उसको संज्ञानित करके उसमें जांच बनाई जाती है। साइबर अपराध जो होते हैं उस पर क्या करना चाहिए तुरंत, जिससे कुछ कंट्रोवर्सी जो कंट्रोल हो वो पूरी तरीके से आए? साइबर अपराध आज के टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो किसी भी तरीके का कोई फ़ोन कॉल आए, व्हाट्सएप पे लिंक आए, किसी ऐप के माध्यम से आपको कुछ भेजा जाए या आपको तुरंत लाभ का कोई आश्वासन दिया जाए, नौकरी का आश्वासन दिया जाए या किसी तरीके से डराया धमकाया जाए, थ्रेट दिया जाए कि आपका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा या आपका कोई सगा संबंधी खतरे में है, पैसा डाल दीजिए, तो उसका कतई भी यकीन ना करें। पुलिस को इसकी सूचना दें, बिल्कुल ना झिझकें और हम लोग आपकी सेवा में हमेशा तैयार हैं। 2013 शायद जिस शख्स से आज मुलाकात होगी उसके लिए यादगार पल रहा होगा। वो सन लाखों युवाओं की हमेशा से एक एम होता है कि हमें ये करना है, ये करना है। IAS PCS कई ऐसे लाखों युवा होते हैं जो इस एम को लेकर पार्टिसिपेट करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं और कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग जिनकी किस्मत और अगर बात करें तो उनके हौसलों उसके साथ IAS PCS और UPSC क्रैक करना और आकर के देश के लिए एक जज्बा होना और देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून, पूरे परिवार के साथ सालों साल कहाँ बीतेगा, कहाँ जाएगा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी देश के लिए अपनी जी जान लगा करके रातों दिन। और आज जिस शख्स के आपकी मुलाकात होगी, इसीलिए इस IBC 24 सवाल आपका सामना सच का काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद, चूंकि समय का अभाव होते हुए आपने आज अपना बहुमूल्य समय दिया। इन शख्सियत की पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं 2013 बैच के IPS अधिकारी डॉक्टर यशबीर सिंह, वर्तमान तैनाती रायबरेली जिला। क्या अब तक की नौकरी में कई सारे मोड़ आए होंगे, उस पे आज बात करते हैं और सवाल आपका है। जैसे मैंने बताया, इन सवालों पे हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और आपसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो जय हिंद आपको। थैंक यू। और एक छोटा सा शुरुआत, और रायबरेली आए हैं 11 सितंबर को आपने ज्वाइन किया 24 में जी। कई बड़े बड़े जिलों में आप रहे जी। एक छोटा सा सवाल ये है कि पहले आप
कहीं और कार्यरत थे, जी किसी और विभाग में, जी। अचानक से कैसे आईपीएस और पुलिस में कैसे रुचि आई? जनता का ये जानना जरूरी है सर आप। देखिए, इससे पूर्व में जैसा आपने बताया सरकारी जॉब में पशु चिकित्सा अधिकारी के तौर पे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में मेरी नियुक्ति रही है। और उसी दौरान हमारे साथ के कई हमारे साथी और हमारे सीनियर्स यूपीएससी की तैयारी में जुटे हुए थे। उनमें से कुछ के सिलेक्शन भी हुए विभिन्न सर्विसेज में। तो उन लोगों से गाइडेंस मिला, मोटिवेशन मिला और हम लोगों ने भी तैयारी, हमारे साथ में और लड़कों ने भी तैयारी शुरू की थी। और लगभग 4 साल वेटनरी ऑफिसर का जॉब अल्मोड़ा में किया और उसी के साथ साथ तैयारी की। और फिर मेरा सिलेक्शन एज ए आईपीएस ऑफिसर 2013 में, 2009 में हमने जॉब किया था वेटनरी ऑफिसर का। 2009 से 13 तक जॉब किया वहाँ पे और 13 में आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। तो ये जो साथ वाले थे और जो सीनियर्स थे उनका जो तैयारी का टाइम था, उनके द्वारा जो मोटिवेशन मिलता था, उनके जो सिलेक्शन हुए और फिर सिलेक्शन होने के बाद वो वापस यूनिवर्सिटी में आते थे जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है, और उनका जो वेलकम होता था, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला और करने का मन किया कि भाई हम भी तैयारी कर सकते हैं। उससे फिर हमने भी तैयारी शुरू की और सिलेक्शन हुआ। कितने साल आपने वेटनरी में दिए सर? देखिए, 4 साल वेटनरी में दिए और 4 से 5 साल ही मैंने तैयारी की आईपीएस के लिए, यूपीएससी के लिए। ये थोड़ा सा हो सकता है हमारे दर्शक हंसे है। उस इलाज में, और अगर बात करें तो पुलिसिंग के इलाज में कितना डिफरेंट है सर? देखिए, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब हैं और डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ी हुई जॉब है। वेटनरी डॉक्टर भी गांव-गांव देहात में जाके या हॉस्पिटल पे अपने बैठ के गांव के जो गरीब तबके के लोग हैं या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो पशु पालते हैं, गाय भैंस बैल जो भी, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं, उनके जानवरों का इलाज करते हैं, उनसे डायरेक्ट टच में रहते हैं, उनके दुख सुख का हिस्सा बनते हैं। तो पुलिसिंग भी मोर और लेस उसी तरीके का है कि हम लोगों को डायरेक्ट पब्लिक से ही इंटरफेस है। जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो परेशान हैं, जिनकी कोई ना कोई समस्या है, बस वहाँ पर समस्या उनके पशुओं से संबंधित होती थी, यहाँ व्यक्ति की स्वयं की समस्या है। तो उस जॉब का 4 साल जो जॉब किया उसमें जो पब्लिक के साथ में बात करना, बैठना, उनको समझना, उसका एक्सपीरियंस काफ़ी काम इस सर्विस में आ रहा है। थैंक यू सर, बड़े ऑनेस्टी से आप जवाब दे रहे हैं। अब अगर बात करूं तो रायबी 11 सितंबर आपने ज्वाइन किया जी 24 में, जी। तब पुलिसिंग बड़ी चरमराई हुई थी रायबरेली जिले की। पीक पे सर अपराध था, जैसे कोविड का एक पीक था, उसमें पीक पे अपराध था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। और कुछ सर्किल ऐसे हैं जहाँ पे लगातार अपराध बढ़ रहे थे, कोई रोकथाम नहीं थी। और जो पूर्व में एसपी रहे उन्होंने काम किया और आईजी साहब ने भी बड़े काम किए सर, खुद आते थे वो, नो डाउट। लेकिन आपके आने के बाद पुलिसिंग में कमियां क्या थी जिस पे आपने काम किया सर? देखिए, पुलिसिंग तब भी कार्य कर रही थी और घटनाओं का अनावरण हो रहा था, किंतु कुछ समस्या बेसिक थी जिस पे काम किया गया। जैसे जनता से सद्व्यवहार, पब्लिक से मिलना, पब्लिक से मिलने के बाद बहुत सारी सूचनाएं पब्लिक और मीडिया के जरिए बहुत सारी सूचनाएं क्राइम की पुलिस अधिकारियों को मिलती हैं। वो सूचना चाहे गांजा सप्लाई से संबंधित हो या आपके जुआ से संबंधित हो या पिस्टल सप्लाई से, किसी भी तरीके के क्राइम की सूचना जनता से मिलती है। तो पब्लिक से पुलिस का मिलना, फ्रीली मिलना, प्लस रोड पे, मेन स्थानों पे, मेन मार्केट में, मेन चौराहों पर पुलिस की विजिबिलिटी होना, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल वहाँ पर उपस्थित रहे और घटना को तुरंत अटेंड करना, ये बेसिक थोड़ी सी कमी दिखाई दी थी। पुलिसिंग पहले भी अच्छी थी, अच्छा काम कर रहे थे सब लोग, लेकिन ये जो छोटी सी कमी थी कि जो आम जनमानस से फ्री होकर मिलना, उनके मन में डर ना रहे कि थानेदार से मुझे डरना है, उससे बात नहीं करना, अपनी समस्या ना रखना, या उसके गांव में कोई गलत अवैध कार्य हो रहा है तो उसको शेयर ना करना, तो उस चीज़ को दूर किया गया है। और जन चौपाल का भी यहाँ पर शुरुआत हमने की है कि थानेदार मिनिमम एक हफ्ते में 4 या 5 गांव जरूर जाएगा और वहाँ पर सभी स्टेक होल्डर जितने गांव के हैं, ग्राम प्रधान हो आपका, चाहे चौकीदार हो, वहाँ का बीट आरक्षी हो, या पूर्व में जो जिला बदर हुए हैं लोग, तो एक सम्यक कार्रवाई वहाँ पर होती है। तो उससे काफ़ी असर आया है कि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। थैंक यू सो मच सर। किसी भी सवाल, किसी के साथ अगर साइबर अपराध हो, ये आज के टाइम का सबसे बड़ा सवाल है पुलिस के लिए और एक आम नागरिक के लिए जिस अहदे पे आप हैं
और जिसपे रैवली पुलिस और साइबर सेल बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रिटायर कर्मचारी हैं जो शायद अगर बात करें तो ओल्ड ऑन एज अ 70 और 70 85 एज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, बैंकर, देन और भी डिपार्टमेंट अगर बात करें तो, लेकिन वो फिर भी शिकार हो जा रहे हैं। तो साइबर अपराध जो होते हैं उस पर क्या करना चाहिए तुरंत, जिससे कुछ कंट्रोवर्सी जो कंट्रोल हो वो पूरी तरीके से आए सर, ऐसा क्या हो? देखिए, साइबर अपराधी विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यम से साइबर अपराध करते हैं। एक माध्यम बंद करते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है तो वो कोई ना कोई दूसरा लूपहोल सिस्टम में ढूंढ के उसमें अपराध करने की कोशिश करते हैं। हम लोग लगातार उसमें प्रोएक्टिवली, पुलिस विभाग विभिन्न तरीके से, विभिन्न तरीके की टेक्निक से उसको रोकने का प्रयास करता है। जनता को भी लगातार जागरूक किया जाता है। इसमें सबसे पहले तो जब किसी के पास कोई कॉल आए या कोई व्हाट्सएप लिंक आए या किसी भी तरीके का कोई ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा जाए या किसी भी नौकरी का प्रलोभन दिया जाए कि नौकरी लग जाएगी या किसी तरीके की भी कोई संदिग्ध बात हो, तो उसको ये मान लेना चाहिए जो बात कर रहा है कि वो संदिग्ध व्यक्ति है, और उसकी बातों में आए बिना तत्काल अपने जो आसपास के थाना अध्यक्ष हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उनसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। इसके लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर भी बना है। अगर किसी भी तरीके की समस्या आती है, कभी कभी आजकल ये हो रहा है कि पुलिस या सीबीआई की तरफ से लोगों को धमकी मिल रही है, ये नया ट्रेंड चला है कि इतना इसमें, इस अकाउंट में इतना पैसा डाल दीजिए वरना आपके लड़के को जो है 376 के मुकदमे में जेल भेज देंगे या इस पर 302 का केस लग जाएगा। जैसे किसी के घर के लोग, बेटा या बेटी कहीं बाहर दूसरे प्रदेश में पढ़ने के लिए गए हैं तो उनको इस तरीके के कॉल आते हैं, तो कतई यकीन नहीं करना है। कभी कभी वीडियो फुटेज बना लेते हैं, किसी की बॉडी होगी, किसी का फेस लगा के ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि आपके घर वालों को इस तरीके से फ़ोटो वीडियो आपके भेज दिए जाएंगे। उससे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनकी तत्काल सूचना पुलिस को दें। साइबर थाना हर ज़िले में बना हुआ है, बहुत एक्टिवली काम करता है, उसके पास में समस्त संसाधन हैं जो इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए। इसके अलावा 1930 मैंने बताया हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप अपनी समस्या नोट करा सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पोर्टल है साइबर पुलिस का, उसमें जाके भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उसमें जिस संदिग्ध व्यक्ति के नाम से और नंबर से कॉल आ रहा है उसमें दर्ज होता है, उसका अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर से वो कह रहा है पैसे डालने के लिए, वो अकाउंट नंबर भी उसमें दर्ज होता है। उन सब पे काम करके एक पोर्टल बना हुआ है नेशनल लेवल पे, वो उसको ब्लॉक करता है, और अगर किसी का पैसा फंसा है तो उसको आने की संभावना भी होती है, तो इसमें तत्काल कार्रवाई हम लोगों को करनी चाहिए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी जो है साइबर थानों के लिए फंड भी जारी किया है, और बड़े पैमाने पे कई जिलों में हुआ है ये। रायबरेली को भी उसमें कुछ फंड मिला है सर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहले से भी रायबरेली में साइबर थाना चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, कॉलेजेस, स्कूल में जाके, इंस्टीट्यूट्स जितने हैं वहाँ पे, चौराहों पे जाके, और डेली कोई ना कोई पोस्ट डाल के उसके माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन समय की आवश्यकता को देखते हुए बहुत बड़े इसमें उसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर की। उसी को देखते हुए इसकी लिए एक बड़ी बिल्डिंग का और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रस्ताव है, और जिसमें रायबरेली ज़िले को भी एक साइबर थाना बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। अच्छा खासा इसमें बजट भी अलॉट हुआ है जी। और इसमें एक नफरी भी दी गई है कि कितने कर्मी इसमें रहेंगे और क्या क्या हम लोगों के पास में एसेट्स रहेंगे। तो ये आने वाले समय में निश्चित तौर पर और बड़े लेवल पर होगा सर। जिस तरीके से क्राइम को मतलब बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए जी प्रशासन भी एक्टिव है उसमें। थैंक यू सर। पीड़ित लोगों के लिए कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर हैं और उनका क्या क्या यूज है सर? देखिए, यूपी पुलिस के विभिन्न नंबर हैं। सबसे पहले तो 112 ही है, जो यूपी 100 हुआ करता था पहले, जिसमें आप कॉल करेंगे तो 112 की गाड़ी आपके पास में तत्काल पहुंच जाती है, और अमूमन ये समय 5 मिनट से लेकर 10 मिनट लगभग सभी जनपदों में है, तो बहुत जल्दी इसमें पुलिस सहायता मिल जाती है। और जो प्रथम दृष्टया इस तरीके के छोटे छोटे झगड़े हैं, ज़मीनी विवाद हैं या गाँव में कुछ घटना हो गई, इसको तत्काल रोका भी जाता है। इसके अलावा 1090 नंबर है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी महिला को कोई दिक्कत है, वो थाना नहीं जाना चाहती है, अपनी प्राइवेसी रखना चाहती है, तो इस नंबर पर कॉल करके भी अपनी समस्या को नोट करा सकती है, और वहाँ से लगातार संबंधित थाने को भी संपर्क किया जाता है और उस व्यक्ति को भी संपर्क किया जाता है जो उसको परेशान कर रहा है, और फिर उसमें फीडबैक भी लिया जाता है कि क्या कार्रवाई उसमें हुई। तो 1090 भी है। 1098 भी एक नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, जिसके जरिए किसी भी तरीके की परेशानी में यदि आप किसी नाबालिग बच्चे को देखते हैं, बच्ची को, तो इस पर आप कॉल करके उसकी सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा 181 भी वन स्टॉप सेंटर का नंबर है, जिसमें किसी तरीके की महिला के साथ में यदि कोई अपराध से पीड़ित है या कोई गुमनाम तरीके से किसी बस स्टैंड पे या कहीं मिलती है, किसी मानसिक विकृत हालत में मिलती है या किसी समस्या से ग्रसित मिलती है, तो उसको वहाँ पर रखने का, उसको वहाँ पे
भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था का पूरा इंतजाम वन स्टॉप सेंटर पे है, तो ये भी एक नंबर है। थैंक यू सो मच सर। सर अगर बात करें तो EFIR की क्या प्रक्रिया है और इसे कैसे दर्ज करा सकते हैं? EFIR इसके बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन यूज कैसे कर रहे हैं और क्या इसका महत्व है EFIR का, वो जानते हैं सर आपसे। देखिए, कभी कभी व्यक्ति के साथ में घटना हो जाती है और उसके पास में या तो समय नहीं होता है थाने पे जाने का, या किसी और कारण से वो चाहता है कि उसको थाने ना जाना पड़े, या कुछ लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि हम लोग थाने जाते हैं तो हमारी FIR नहीं होती। तो इसको लेके uppolice.gov.in जो हमारी साइट है यूपी पुलिस की, इसमें सिटीजन सर्विस पोर्टल है। सिटीजन सर्विस पोर्टल पे जाकर EFIR व्यक्ति अपनी दर्ज करा सकता है। अभी SR केसेस यानी जो बड़े अपराध हैं उनमें EFIR का प्रावधान नहीं आया है, लेकिन जो छोटे अपराध हैं, मोबाइल चोरी हो गया, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, इन सब में EFIR आदमी करा सकता है। क्या रायबरेली पुलिस के पास EFIR के द्वारा कुछ FIR आती है? जी जी, हमेशा आती हैं, और EFIR जो है, जो हमारा पोर्टल है सिटीजन पोर्टल, वहीं से दर्ज होके और संबंधित थाने को उस पर नंबर अलॉट हो जाता है और उस पर अलग से लिख के भी आता है EFIR। जी, थैंक यू सर। सबसे बड़ा अभियान डॉक्टर यशवीर सिंह चला रहे हैं। अगर बात करें तो गांजा, शराब, जुआ और बड़े पैमाने पर जब से आप आए हैं इस पे कार्रवाई, और आपने ऊंचाहार में इसका एक कोई सेंटर भी सुनने में आ रहा है कि बनाया है और बड़े पैमाने पे बना है, जिससे ध्वस्त किया जाता है गांजा वहाँ पर, और शराब, जुए पे बड़ी कार्रवाई हो रही है। और आगे इनकी क्या क्या ऐसी आपके द्वारा, और जो चल रहा है अभियान तो चल ही रहा है, आगे क्या होगा जिससे रायबरेली को नशा मुक्त तो नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज इम्पॉसिबल है कि इतने इस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा आपको। तो अभी जो आप कर रहे हैं ये बड़ा सराहा जा रहा है, आपका नाम, स्पेशली आपका नाम। तो इस पे अभी जो ये तीनों चीज़ों पे गांजा, शराब और इस पे कर रहे हैं सर, कैसे कर रहे हैं और क्या जो हब बनाया आपने उसका क्या रोल है सर? देखिए, किसी भी जनपद में, किसी भी क्षेत्र में जो क्राइम जिस वजह से होता है उसमें मुख्य जो रोल है गांजा, शराब, नारकोटिक सब्सटेंस या पिस्टल इत्यादि की सप्लाई, जुआ, इस तरीके के ठिकानों पे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बैठते हैं, उठते हैं, योजना बनाते हैं, और वो सब खेलने के बाद, जुआ इत्यादि खेलने के बाद या गांजे का सेवन करने के बाद अपराध करते हैं। यदि इन सब चीज़ों को रोका जाए तो निश्चित तौर पे जो अपराध हैं, मारपीट के अपराध हों या स्पेशली चोरी के, नकबजनी के अपराध जी, तो उनको रोका जा सकता है। इसी को लेके जब जनपद में चोरियों की संख्या बढ़ी, जैसा आपने बताया कि घटनाएं बढ़ी हुई थी, तो चोरियां काफ़ी बढ़ी हुई थी जनपद में, तो चोरियों का कारण पता किया गया। तो जब एक दो घटना वर्कआउट हुई तो उसमें पता चला कि ये जो चोर थे, जो नकबजन थे, वो नशे का सेवन करते थे, बहुत ज़्यादा नारकोटिक सब्सटेंसेस लेते थे, और जब उसकी पूर्ति के लिए ही, उसको खरीदने के लिए चोरी चकारी इत्यादि काम करते थे। तो उस पर काम किया गया और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेंटर्स थे। पूर्व में ऊंचाहार में भी थे और डी थाना क्षेत्र में थे, कोतवाली थाना क्षेत्र में भी थे, जहाँ पे बछरावा में भी थे, और इसके साथ ही जहरीली शराब के बहुत सारे सेंटर थे जो गुरबख्शगंज और खीरो थाना क्षेत्र। हाँ, ज़्यादातर गुरबख्श में देखा जाता है कि बाजारों में सर देसी शराब बिक रही है। तो इसमें काम किया गया है और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार करके इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई भी हमने की है, और डोडा पोस्ट भी बरामद किया है, मिलावटी शराब भी बरामद की है, और गांजे की भी बड़ी खेप बरामद की है, और अच्छे अभियुक्तों को जेल भेजा गया है इसमें। तो निश्चित तौर पे इसमें फिर गिरावट आई है। सर, जो आपने सेंटर बनाया है ध्वस्त करने वाला, एक देखिए वो इंसिनरेटर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के आधार पे, बच्चे की गाइडलाइन पे, वहाँ पर जो गांजा पूर्व में जो थानों पे जमा है अपराध से संबंधित गांजा या नारकोटिक सब्सटेंसेस, उसको ध्वस्त किया जाता है, उसको जलाया जाता है इंसिनरेटर के अंदर। तो वो प्रशासनिक विभाग का है और हम लोग उसका किराया दे के उसमें जो भी गांजा हमारे पास माननीय न्यायालय से ऑर्डर लेके उसको उसमें किया जाता है जी। और बड़ा सराहनीय काम ये आपका सर सराहा जा रहा है, और जब से आप आए तब से आपकी सराहना है ऐसे, और हम चाहते हैं, एक रायबरेली होने के नाते मैं भी लोकल से हूँ, तो चाहते हैं हम लोग कि आप ऐसे ही काम करते रहें। और अब तक जनपद में क्या महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है पुलिस के बड़े पैमाने पर अगर बात करें? जैसे आपने बताया कि जब आप आए थे तो चोरियां उसमें बड़ी पीक पे थी, और सर्दियों का मौसम था, और सर्दियों में ऐसा देखा जाता है कि अक्सर चोरियां बढ़ जाती है सर। इसका क्या आपके नज़रिए से, एक IPS अधिकारी के नज़रिए से, क्या सर्दियों में जैसे माहौल चलता नहीं, सर्दियों में जुकाम हो जाएगा, बुखार, तो ऐसा क्या है, कुछ ऐसा भी है कि नैरेटिव की सर्दियों में ये अपराध बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, ऐसा भी होता है क्या? जी, देखिए सर्दियों में नकबजनी और चोरियों की घटनाएं बढ़ती हैं। कुछ गैंग्स हैं जो पेशेवर गैंग्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं सर्दियों में, और इसके अलावा रातें लंबी होती हैं तो समय ज़्यादा मिलता है अंधेरे का, अंधेरे में चोरियों की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा धुंध और कोहरा होने की वजह से पुलिस की जो गाड़ियों की विजिबिलिटी है, जो देखने का उनका दायरा है, वो भी सीमित हो जाता है। तो इस वजह से चोर को या नकबजन को
छुपने में आसानी हो जाती है। तो सर्दियों में निश्चित तौर पे हर जनपद में चोरियों की घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए रात्रि पिकेट भी और रात्रि गश्त भी हम लोग सर्दियों में बढ़ा देते हैं। तो बहुत सारी घटनाओं का अनावरण एसओजी और सर्विलांस की टीम के द्वारा किया गया। इसमें चोर भी पकड़े गए हैं बहुत सारे, और बहुत ट्रैक्टर, ट्रॉली इत्यादि सामान भी बरामद हुआ है। ट्रांसफार्मर के तार चुराने वाले भी पकड़े गए हैं, गांजा सप्लायर भी पकड़े गए, गो तस्कर जो गो तस्करी करते थे स्पेशली सलोन लालगंज क्षेत्र से, उनके भी बड़े गैंग पकड़े गए हैं। भारी संख्या में गोवंशी पशु बरामद हुए जो हमने गौशालाओं को विभिन्न व्यक्तियों को दिए हैं। इसके अलावा लुटेरे पकड़े गए हैं, कई सारे कानपुर के लुटेरे थे, प्रतापगढ़ के थे, आजमगढ़ के थे, लुटेरे पकड़े गए हैं, चैन छिनैती करने वाले पकड़े गए हैं। और अभी हाल फिलहाल में 3 अंतर्राज्यीय गिरोह के लोग पकड़े गए, इसमें महिलाएं भी शामिल थी जो मंदिर और इत्यादि चैन काट लेती थी महिलाओं के गले से। इस तरीके के 3 गैंग हमने पकड़े, उसमें 5-5, 7-7 लोग पकड़े गए हैं और सोने की काफ़ी सामग्री भी बरामद हुई है। जी, आपके आने के बाद थानों से असंतुष्ट होकर कप्तान ऑफिस आने वाली फरियादों की संख्या कम हुई है। क्या पहले के थानेदार का रवैया या थानेदारों का रवैया आम जनता के पास सही नहीं था? कैसा? देखिए, आप ही लोगों के जो रिव्यू है उसके अनुसार संतुष्टि का प्रतिशत बढ़ा है जी। तो निश्चित तौर पे थानेदार अच्छी सुनवाई कर रहे होंगे, और ये विभिन्न माध्यमों से सुनने को मिलता है कि पब्लिक थोड़ा चैन महसूस कर रही है। थानेदारों को निर्देश है कि स्वयं मिलेंगे, और पब्लिक की कोई भी समस्या है, पब्लिक का आदमी अगर आके कभी अपनी गलत डिमांड भी रखता है तो उसको डांटा फटकारा ना जाए, उसकी बात को सुना जाए और उसको समझाया जाए, कानून के दायरे में रह के क्या चीज़ संभव है क्या नहीं ये भी उसको बताया जाए। कभी कभी उसकी अपेक्षा ऐसे कार्य के लिए होती है उसकी जानकारी के अभाव के कारण जो पुलिस का कार्य नहीं है जी। जैसे कोई मामला सिविल कोर्ट में चल रहा होगा, लेकिन वो चाहेगा कि पुलिस जाके मेरा मकान खाली करा दे, किराएदार ने मकान पे कब्जा कर अच्छा, एक बड़ा सवाल थोड़ा सा रुकूंगा, क्या लगता है कि राजस्व के मामले पुलिस के पास ज़्यादा आते हैं? देखिए, राजस्व भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, राजस्व भी करता ही है मेहनत, लेकिन मामले तो हैं, भू विवाद के मामले हैं, सिविल के मामले हैं, जिनमें डिसाइड करने में समय लगता है। माननीय न्यायालय को डिसाइड करने में, वो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, तो समय लगता है उसमें, ज़मीनों के मामले में, मकान दुकान के मामलों का निस्तारण करने में, और उस समय के दौरान ही आपस में झगड़े बढ़ते हैं जी। तो फिर पुलिस के पास भी वो केस डाइवर्ट होकर आते हैं। हम लोग उसको इसीलिए थाना दिवस और तहसील दिवस की परंपरा है, और उसमें सभी लोग जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं, लेखपाल हैं, BDO हैं, SDMs हैं, तहसीलदार हैं, DM साहब हैं, मैं हूँ, हम सब लोग बैठ के इस तरीके के मामलों को निस्तारित करते हैं जो निस्तारण होने के। और ज़्यादातर तहसील दिवस हो या थाना दिवस मैं देखता हूँ कि अक्सर जब से आप आए हैं कि लोग शायद एक कप्तान होने के नाते शायद कभी ऐसा चाहिए, अरेस्ट भी चाहिए होता है, तो मैंने देखा है कि अक्सर आप खुद मौजूद रहते हैं, चाहे किसी भी थाने सर्किल क्षेत्र में रहे हो, और आप जाते हैं, और ज़्यादातर खबरें आती हैं कि अगर 20 आई हैं तो उसमें से 15 निस्तारण ऑन द स्पॉट होता है। तो ये गरीब जनता को जो मैसेज है थाना दिवस को लेकर के और तहसील दिवस को लेकर के बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट ये अभियान चला रही है, तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, तो शासन की भी गाइडलाइन है और DG मुख्यालय की भी गाइडलाइन है कि तहसील दिवस को और थाना दिवस को अवश्य अटेंड किया जाए, और हम लोग पूरा उसको जी जान से उसको अटेंड करते हैं। बिल्कुल सर। और जो समस्या आती हैं, जो इस तरीके की समस्याएं हैं जो तत्काल निस्तारण होने योग्य है, जैसे पानी के नापदान की समस्या है, पानी के पाइप की, छोटी नाली का विवाद है, कोई मेड़ का विवाद है, जिसमें तत्काल टीम को भेज के उसका निस्तारण किया जा सकता है, और उसके लिए कोई न्यायालय में मुकदमा चलाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, तो दोनों पार्टी को बैठा के उसका बीच का रास्ता गाँव के लोगों से मिल के उसका निस्तारण कराया जाता है। थैंक यू सर। अधिकतर देखा जाता है कि थानों के COG नंबर नहीं लगते, और लगता है तो सर तो उठती नहीं, और ये आम पब्लिक की भी शिकायत है, और एक मीडिया कर्मी होने के नाते ये मेरी भी आपसे इल्तिजा है कि ये अक्सर होता है सर। इसमें बीच में एडिशनल साहब से जब कहा गया था, आपकी इसके पहले भी ये चीज़ बात हुई थी, तो एडिशनल साहब से पर्सनल नंबर अलॉट करा दिया था, खैर, लेकिन COG की अगर इंपॉर्टेंस से देखी जाए तो चूँकि जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया के माध्यम किसी थानेदार को अगर पर्सनल कोई चीज़ें भेजनी है तो वो हम COG पे ही भेज सकते हैं, पर्सनल नहीं भेज सकते, तो ये अक्सर खबरें आती हैं कि वो उठता नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं मिलता सर। हाँ, ये शिकायत है कुछ थानेदारों की कि वो COG पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते या फ़ोन को नहीं उठाते, तो ऐसे थानेदारों की हमने लिस्ट भी बनाई है, और 1-2 थानेदारों को चार्ज से भी हटाया है जिस तरीके से संवेदनशील नहीं थे। COG को उठाना तो प्राथमिकता है, और अगर किसी कारणवश किसी घटना में होने की वजह से या कहीं इंपॉर्टेंट किसी मीटिंग में होने की वजह से कोई COG को नहीं उठा पाता, तो उस नंबर पर बैक कॉल करके उसकी समस्या का निस्तारण करना आवश्यक है। इसके लिए निर्देशित भी किया गया है, समय समय पर सुधार भी हुआ है और सुधार का प्रयास किया जाए। थैंक यू सर।
आपके आने के बाद पुलिसिंग बहुत हद तक सही हुई है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये आपके लिए एक तीखा सवाल हो सकता है। और अक्सर शिकायतें आती हैं, चाहे वो मैं किसी का नाम नहीं, लेकिन वो कांस्टेबल से लेकर के अपर लेवल तक हो, आपका और एडिशनल साहब का और आपके क्षेत्राधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो उस लेवल पे अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद मनमानी करते नजर आते हैं। और ये ये सतत प्रक्रिया है, इसमें लगातार जो इस तरीके के लोग हैं, जो थोड़े से गलत तरीके के लोग हैं सिस्टम में या पुलिस विभाग में, उनको लगातार चिन्हित करके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे सीओ साहब हों, मैं हूँ, एडिशनल साहब हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, हम सबका ये प्रयास रहता है कि जो गलत तरीके के लोग हैं, जो जनहित की नहीं सोचते हैं या किसी गलत कृत्य में लिप्त हैं या डीजी मुख्यालय का नाम खराब कर रहे हैं, पुलिस विभाग का नाम खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके लगातार उन्हें दंडित भी करते हैं और ऐसी जगह पर उनकी पोस्टिंग भी करते हैं जो बहुत कम महत्वपूर्ण पद हैं, ऐसे स्थानों पर उनकी पोस्टिंग करते हैं और आगे भी ऐसे लोगों का चिन्हीकरण लगातार किया जाए। और 4 साल से ऊपर इसीलिए नियम भी बना है कि यदि कोई व्यक्ति 4 साल से ऊपर थाने पे है तो उसको वहाँ से हटाया जाए। सबसे बड़ा सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, महिला सुरक्षा को लेकर थानेदारों को क्या निर्देश दिए गए आपके द्वारा, और महिला सुरक्षा को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गवर्नमेंट भी सशक्त है, और आपके द्वारा रायबरेली के थानेदारों को क्या निर्देश दिए गए हैं सर? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए, महिला अपराध के लिए शासन और हम लोग डीजी मुख्यालय, सीनियर ऑफिसर, सभी लोग बहुत संवेदनशील हैं जी। टॉप प्रायोरिटी है महिला अपराध ना हो किसी भी तरीके का, और यदि होता है तो उसको बहुत ही गंभीरता से, संवेदनशीलता से हम लोगों को लेना है। उसको तत्काल उसमें घटनास्थल विजिट करना है, महिला से बात करनी है, महिला कर्मी के द्वारा उसकी समस्या को जानना है, FIR दर्ज करके यदि अपराध सही पाया जाता है और अपराधी ने अपराध किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, हम लोग गिरफ्तार करते हैं। यदि गिरफ्तार करने वाली धाराएँ हैं तो उसकी गिरफ्तारी की जाती है और बाद में 100% उसमें गुंडा एक्ट की कार्रवाई होती है जो महिला संबंधी अपराध को व्यक्ति करता है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर भी हैं जिसमें तत्काल महिला को सहयोग मिलता है यदि कोई समस्या होती है। प्रशासन में भी इसकी व्यवस्था है कि यदि कोई इस तरीके से लावारिस या किसी तरीके से परेशान, हैरान कोई महिला मिलती है तो उसके लिए आश्रय का भी व्यवस्था हर जनपद में है। तो महिलाओं के प्रति तो हम लोग पूरे ही संवेदनशील हैं कि किसी तरीके का कोई इनके साथ में अपराध ना हो। जीरो टॉलरेंस क्या है सर? किसी भी तरीके की गलत चीज़ को बर्दाश्त ना करना ही जीरो टॉलरेंस है जी। अगर बात करें तो महिला के साथ मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई घटना हो गई ऑन द स्पॉट और नज़दीकी थाना नहीं है या कोई उसके पास नहीं है, तो क्या उस समय वो महिला किसकी हेल्प ले सकती है? मोबाइल आज के ज़माने में होगा अगर उसके पास तो। ये जैसे बताया 1090 पे कॉल कर सकती हैं, 112 पे कॉल कर सकती हैं, तत्काल 10 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट PRV की गाड़ी आएंगी और PRV गाड़ियों में कुछ गाड़ी ऐसी भी चिन्हित है जनपद में जिसमें महिला कर्मी भी नियुक्त हैं, तो महिला PRV भी हैं जी। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी समस्या अपराध से संबंधित नहीं होती जी। जैसे रात को कोई महिला 12 बजे 1 बजे कोई व्हीकल ना मिलने के कारण किसी सुनसान जगह पे फंस गई है, वो भी अगर फ़ोन करती है तो उसको भी अटेंड करके उसके घर तक पहुँचाया। हाँ, हुआ है, रैली में 1-2 बार हुआ है, रैली में हुआ, अन्य जनपदों में भी हुआ है। जी। तो महिला का पूरा ध्यान इसमें रखा जाता है। अन्य आपको बताए थे 1098 181 तमाम नंबर हैं जिन पर महिला कॉल करके अपनी सुख सुविधा जो भी पुलिस विभाग की तरफ से है सब ले सकते हैं। एक और सवाल सर, बस 2 सवाल और रह गए। सोशल मीडिया पर कई बार आप तक भी खबरें पहुंचती हैं, वीडियो वायरल होते हैं और वोकल पुलिस के पास भी आते हैं, उन पर टीम कैसे काम करती है? और खासकर अगर मैं बात करूं तो शायद आप भी उस पर बड़ा संज्ञान लेते हैं, तो कैसे एग्जैक्टली पता चलता है कि ये वीडियो फैक्ट है और ये वीडियो नहीं फैक्ट है, ये इस पर कैसे काम कर रहे हैं और आगे इन पर रणनीति कैसे बनाई जाती है? देखिए, हर जनपद में मीडिया सेल का गठन किया गया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मीडिया सेल हम लोगों का काम करता है यूपी पुलिस का। इसमें इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी इसका इंचार्ज है और इसका पर्यवेक्षण मेरे द्वारा ही किया जाता है। हर जनपद में SP के डायरेक्ट पर्यवेक्षण में मीडिया सेल होता है। कोई भी छोटी मोटी कोई वीडियो जनपद से संबंधित कोई वायरल की जाती है, वो सच्ची है कि झूठी है, तत्काल उसको संज्ञानित करके उसमें जांच बनाई जाती है संबंधित थाने के लिए और उसमें जो सही फैक्ट्स हैं उनको फिर जनता के सामने रखा जाता है। कभी कभी वीडियो फर्जी भी होते हैं जिसमें बिल्कुल ही झूठी बात या गलत बात बताई जाती है, या हो सकता है कि वो हमारे जनपद से ही संबंधित ना हो, हमारे प्रदेश से संबंधित ना हो, बाहर की घटना को यहाँ पर झूठा करके आक्रोश फैलाना या जनपद में शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए उस वीडियो को यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे में पब्लिक को भी सावधान होने की ज़रूरत है और जो इस तरीके का कृत्य करता है फिर हम उसको चिन्हित करके उसके ऊपर FIR भी करते हैं, उसकी अरेस्टिंग भी करते हैं और इस तरीके के जो वीडियो फैलाने वाले हैंडल्स हैं उनको ब्लॉक करने के लिए भी लिखते हैं, ब्लॉक होते हैं। ठीक है सर।
एसओजी और सर्विलांस, अगर बात करें तो जो पुलिसिंग सिस्टम है वो एसपी के निर्देशन में ये टीम होती है और बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है इन दोनों विभाग का। इनकी कड़ी जो है वो मानकों पर कितने आपके मानकों पर खरी उतर रही है अभी तक, जब से आपने जो ये एसओजी नई टीम बनाई है? और कई खुलासे की एसओजी ने, नो डाउट, और कंप्लेंट आती है, लेकिन आपके मानकों पर अब तक एसओजी और सर्विलांस ने कितने अच्छे और कितना बेहतर काम किया सर? देखिए, काफ़ी घटनाएं जनपद में हुई जी, जिसमें लूट की घटनाएं थी, छिनैती की घटनाएं थी, या ब्लाइंड मर्डर्स थे जिसमें अज्ञात व्यक्ति था जी। कि किसने मार दिया अब नहीं पता, चोरियों की बहुत सारी नकबजनी हुई हैं। इस तरीके की घटनाएं हुई हैं जिसमें चालक को बंधक बना के उसकी गाड़ी लूट ली, इस तरीके की भी घटनाएं हुई हैं। तो एसओजी और सर्विलांस ने मिलकर एक डकैती की घटना भी डलमऊ थाने में हुई थी जिसमें रात में घुस के एक दुकानदार को मार दिया था अज्ञात लोगों ने, उसको भी वर्कआउट किया गया। तो एसओजी सर्विलांस ने ज़्यादातर घटनाओं को 2-3 दिन के अंदर ही हम लोगों ने वर्कआउट किया है, एसओजी और सर्विलांस की टीम और थाने की मदद से। 1-2 घटनाएं हमारे जनपद में हैं जो भी अनवर्कआउट हैं, एक हत्या, एक छिनैती और एक लूट। तो फिंगर टिप्स पे हैं, 2-3 घटनाएं ही पूरे जनपद में लंबित हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि अच्छा, और इसमें कुछ घटनाएं ऐसी हैं, मुझे लगता है शायद 1-2 तो आपके आने के पहले की होंगी। पहले की थी जो वर्कआउट हुई हैं और कुछ घटनाएं बस शेष हैं। तो एसओजी सर्विलांस की टीम कुल मिला के अच्छा काम कर रही है। थैंक यू सर। एक ये सवाल और है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको वैसा लगे। क्षेत्राधिकारी 4 हैं आपके पास? 5 हाँ, 5 क्षेत्राधिकारी हैं। 5 क्षेत्राधिकारी काफ़ी समय से अपने सर्किल में हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्किल हैं जहाँ पे क्राइम रेट डाउन होता है, फिर अप होता है, लेकिन वो समान रहता है। कुछ ऐसे क्षेत्राधिकारी, तो इन पे क्षेत्राधिकारियों से जब आपकी बात होती होगी 4-5, तो कुछ राय आप अपनी कुछ स्पेशलिटी उनको देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ये करिए ऐसा कुछ? देखिए, लगातार निर्देशित तो किया ही जाता है, गाइडेंस दिया जाता है, हम लोगों को भी गाइडेंस सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा दिया जाता है। तो वही गाइडेंस हम भी उनको देते हैं, समय समय पर मीटिंग भी की जाती है। और अब तो वीडियो कॉल पे जूम मीटिंग की जा सकती है तत्काल, कभी भी आवश्यकता ही नहीं है कि मुख्यालय दूर से लोगों को बुलाया जाए। तो लगातार दिशा निर्देश दिए जाते हैं। 5 सर्किल हैं यहाँ पे, 5 ही सीओ हैं। तो अभी तक अगर किसी की शिकायत मिलती है तो उसका सर्किल चेंज किया जाता है, लेकिन अभी सभी का जो टाइम फ्रेम है 3 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो सभी अपने टाइम फ्रेम में हैं, तो इसलिए अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं। थैंक यू सर, आपने बड़ी ऑनेस्टी के साथ सारे सवालों के हमारे जवाब दिए और हम यही उम्मीद करेंगे रैवली में अभी आप लॉन्ग टाइम रहें और ऐसे एसपी जैसे चारों तरफ सराहना होती है। और यही नहीं होती, मुझे लगता है जब प्रशासन भी जानता है कि हमारे लिए मच बेटर कौन से हो सकता है, तो इसीलिए शायद प्रशासन का नियुक्ति आपको दिया गया। तो ये जिम्मेदारी, और रायबरेली जब आप आए तो आपके भी रहा होगा यार, एक वीवीआईपी जिले में जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा। तो इसलिए थैंक यू सो मच कि आपने रायबरेली को इतना सुरक्षित रखा है और आगे भी ऐसे रखते रहें। एक लास्ट सवाल आपसे चलते चलते, रमज़ान का महीना चल रहा है, पाक महीना है, और 13 मार्च को होली, और होली वाले दिन फिर जुम्मे की नमाज भी है, और उस पर रैवली पुलिस की क्या तैयारी है? दोनों फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, चाहे वो अपने अपने किसी भी समुदाय से हो। तो रैवली पुलिस की क्या तैयारी है और रैवली पुलिस डॉक्टर यशबीर सिंह की क्या संदेश होगा सर? देखिए, इस बार पवित्र रमज़ान का महीना और होली का हमारा त्यौहार ये एक ही माह में है, और जैसा आपने बताया कि जुमे की नमाज और होली का जो रंग खेलने का दिन है वो लगभग एक ही दिन है। तो इसमें अभी जो विगत में हम लोगों के त्यौहार हुए हैं, इसमें शांति समिति की बैठक की गई थी। इसमें चर्चा सभी धर्मगुरुओं से की गई है। तो सभी लोगों ने पुलिस प्रशासन का साथ देने के लिए आगे आए हैं कि हम किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत जनपद में नहीं होने देंगे, शांति व्यवस्था पूर्ण बना के रखेंगे और आपसी सौहार्द से रहेंगे। यही सबके लिए हमने अपेक्षा भी की थी, सबसे रिक्वेस्ट भी किया था कि शांति सौहार्द बना के रखें। आपका अपना जनपद है, सभी धर्मों का, सभी त्योहारों का सम्मान किया जाए, आपस में मिलजुल के सब लोग त्यौहार मनाएं। तो अब तक किसी भी तरीके का कोई दिक्कत जनपद में नहीं है। पिछले 5 सालों में भी कोई बड़ा विवाद इस तरीके का किसी त्यौहार पे नहीं आया है। इसके अलावा अपनी तैयारी हम लोगों की है, जोन और सेक्टर में ज़िले को डिवाइड करके, और हम लोगों ने क्षेत्राधिकारी, इंस्पेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार रैंक के लोग कहाँ कहाँ लगाने हैं ये सब निश्चित कर लिया है अभी से। और अब दौरे भी हम लोगों के शुरू हो गए हैं कि किस क्षेत्र में जाके होलिका दहन का स्थान या कोई मस्जिद या ईदगाह देखना है। तो पूर्ण तैयारियां हम लोगों की हैं। इसके बावजूद भी यदि कोई आदमी, कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से जनपद की छवि खराब करने की कोशिश करेगा या शांति व्यवस्था खराब करने की, आपसी सौहार्द या किसी तरीके का सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे।
सर, रायबरेली की पब्लिक को आप आईबीसी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यही संदेश है कि साइबर अपराध आज के टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो किसी भी तरीके का कोई फ़ोन कॉल आए, व्हाट्सएप पे लिंक आए या किसी ऐप के माध्यम से आपको कुछ भेजा जाए या आपको तुरंत लाभ का कोई आश्वासन दिया जाए, नौकरी का आश्वासन दिया जाए या किसी तरीके से डराया धमकाया जाए, थ्रेट दिया जाए कि आपका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा या आपका कोई सगा संबंधी खतरे में है, पैसा डाल दीजिए, तो उसका कतई भी यकीन ना करें। पुलिस को इसकी सूचना दें, बिल्कुल ना झिझकें, और हम लोग आपकी सेवा में हमेशा तैयार हैं। आने वाले त्योहारों में सभी लोग शांति सौहार्द बना के रखें, सब लोग खुशियों से आपस में एक दूसरे का त्यौहार मनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सर, अब थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना बहुमूल्य कीमती समय हमें दिया और इसके लिए बहुत बहुत आपका जो है आभार। और आने वाले समय में आप और आपकी पूरे पुलिस विभाग को हमारी और आईबीसी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सारे त्योहारों को अच्छे से निपटाएं आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। देखा आपने जैसा हमारे साथ मौजूद थे रायबरेली जिले के एसपी डॉक्टर यशबीर सिंह, और उन्होंने कई सारी चीज़ें अवेयर भी किया लोगों को और कई सारे राज खुले भी। आगे सामना सच में फिर मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त इंद्रवीर सिंह भदौरिया।